नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द लर्निंग कर्व में। आज हम कक्षा 5 की हिंदी की बुक वीणा के पाठ 4 सांकेन के सभी प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा बातचीत के लिए। पहला प्रश्न, त्योहारों पर घरों में कई प्रकार की मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन अच्छी लगती हैं? वे किस त्योहार पर बनाई जाती हैं? तो त्योहारों पर घर पे क्या बनता है? जनरली मिठाइयाँ और नमकीन बनाई जाती हैं। तब आपको कौन सी मिठाइयाँ और नमकीन पसंद है और वो कब और कौन से त्योहार पर बनाई जाती है? मुझे लड्डू, गुजिया और बर्फी जैसी मिठाइयाँ बहुत पसंद है। ये मिठाइयाँ दिवाली, होली जैसे त्योहारों पर बनाई जाती हैं। नमकीन में मुझे नमक पारे और मठरी पसंद है, जो दिवाली पर बनाई जाती है। आप अपने अपने त्योहारों के बारे में लिख सकते हैं और उन पे क्या क्या मिठाइयाँ आपको पसंद है वो भी अपने यहाँ पे बता सकते हैं। आप कौन से त्योहार मनाते हैं, उनमें और सांकेन में कौन कौन सी समानताएं हैं? आप कौन सा त्योहार मनाते हैं और वो सांकेन से कैसे मिलता जुलता है? हम होली, दिवाली, रक्षाबंधन जैसे त्योहार मनाते हैं। होली और सांकेन में समानता यह है कि दोनों में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं, रंग या आटा लगाते हैं, मिठाई खाते खिलाते हैं और खुशी मनाते हैं। हमने पढ़ा था पाठ में कि सांकेन जो है वो एक होली की तरह ही वहां पे मनाया जाता है और एक दूसरे पे वो पानी डालते हैं और वहां पे आटा लगाते हैं। और होली में क्या होता है, हम होली में पानी डालते हैं और गुलाल या रंग लगाते हैं। अगला प्रश्न, हमारे देश में अनेक अवसरों पर शोभा यात्राएं मतलब क्या होता है, जुलूस निकाली जाती हैं। आपने कौन कौन सी शोभा यात्राएं देखी हैं, उनके बारे में अपने अनुभव बताइए। आपने कौन कौन से जुलूस देखे हैं उनके बारे में आपको बताना है। मैंने गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और जन्माष्टमी की शोभा यात्राएं देखी हैं। इन शोभा यात्राओं में लोग नाचते गाते हुए मूर्तियों को साथ लेकर चलते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं और सब लोग बहुत खुश दिखते हैं। आप नया वर्ष कब और कैसे मनाते हैं? हम नया वर्ष 1 जनवरी को मनाते हैं। इस दिन हम अपने परिवार और दोस्तों को शुभकामनाएं देते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं और कहीं घूमने जाते हैं या घर पर खास खाना बनाते हैं। तो हमारे यहाँ नया वर्ष कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। चलिए पाठ से प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सामने तारे का चिन्ह बनाना है। इसमें वही प्रश्न है और 4 हम इसमें ऑप्शंस हैं, तो हमें चुनना है कि इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है और उसके सामने तारे का चिन्ह बनाना है। सांकेन क्यों मनाया जाता है? दीपावली पर्व के कारण, नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नए मंदिर के उद्घाटन की प्रसन्नता में या बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर। तो पढ़ा होगा आपने पाठ में, कब मनाया जाता है वो? नववर्ष प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में, नया वर्ष शुरू होता है। भगवान बुद्ध का मंदिर कहाँ बना हुआ था? चिकित्सालय के पास मतलब हॉस्पिटल के पास, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे। तो कहाँ बना हुआ था वो? नदी के किनारे। लोग बहुत देर तक एक दूसरे पर पानी डालते रहे। क्योंकि वो पानी क्यों डाल रहे थे? क्योंकि उन्हें गर्मी लग रही थी, वे स्नान कर रहे थे, वे गंदे हो गए थे या वे सांकेन मना रहे थे। तो वो सांकेन मना रहे थे। यहाँ के लोगों के मुखों पर सदैव मुस्कान बनी रहती है। इस वाक्य का क्या अर्थ है? कि वहाँ के लोग हैं, उनके चेहरे पे मुस्कान बनी रहती है, कि वो मुस्कुराते रहते हैं। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहते हैं। यहाँ के लोग सदैव प्रसन्न रहने का अभिनय करते हैं, मतलब नाटक करते हैं प्रसन्न रहने का। यहाँ के लोगों को खेलना कूदना अच्छा लगता है या यहाँ के लोगों को नाचना गाना अच्छा लगता है? तो क्या हुआ, ये तो आसान है एकदम, कि यहाँ के लोग हमेशा ही प्रसन्न खुश रहते हैं। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ये पाठ से है। सांकेन का त्योहार मनाते समय वल्लरी को होली की याद क्यों आई? सांकेन के त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी डाल रहे थे और चेहरों पर चावल का आटा लगा रहे थे। यह देखकर वल्लरी को होली की याद आई, क्योंकि होली में भी लोग एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंकते हैं और गुलाल लगाते हैं। वल्लरी को चोखाम और दिल्ली में क्या अंतर लगा? वल्लरी को दिल्ली में भीड़ भरी सड़कें, हॉर्न बजाती हुई कारें, बसें और आदमियों की लंबी कतारें दिखती थी, जबकि चौखाम का वातावरण खुला और शांत था, जहां जिधर देखो हरियाली और फूल ही फूल दिखते थे तथा लोग हमेशा प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। अगला प्रश्न, मंदिर की सजावट कैसे की गई थी?
मंदिर की जालीदार दीवारें बांस और बांस की खपच्चियों से बनी हुई थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और उन पर रंग बिरंगे फूल खोस खोस कर सजाए गए थे। ये आपने पाठ में पढ़ा होगा कि मंदिर की सजावट कैसे की गई थी। आपको कौन कौन आशीर्वाद देते हैं, वे क्या आशीर्वाद देते हैं, कि जब भी आप किसी बड़े से मिलते हैं तो वो आपको क्या आशीर्वाद देते हैं और वो कौन कौन होते हैं जो देते हैं। मुझे मेरे दादा दादी, नाना नानी और माता पिता आशीर्वाद देते हैं। वे कहते हैं खूब पढ़ो लिखो, सदा खुश रहो और जीवन में खूब तरक्की करो। आपको किस तरीके की शाबाशी मिलती हो, आशीर्वाद मिलता हो, आप वो भी लिख सकते हैं। नीचे पाठ की कुछ पंक्तियों के भावार्थ दिए गए हैं। उदाहरण के अनुसार पाठ की उन पंक्तियों को लिखिए जो दिए गए भावार्थ पर आधारित है। मतलब यहाँ पे कुछ हमें भावार्थ दिए गए, यानी कि हमें कुछ यहाँ पे इजी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड पाठ में कौन सी लाइंस, कौन सी पंक्तियों का इस्तेमाल किया गया है, हमें वो लिखना है। जैसे कि पहला है, शोभा यात्रा में लोग बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। तो ऐसी कौन सी लाइन थी पाठ में जिसका मतलब ये था। तो क्या, कौन सी पाठ की पंक्ति थी? शोभा यात्रा में सब लोग नाचते गाते हुए जा रहे थे, लोगों में बहुत उत्साह था। तो इन लाइन से हमें पता चलता है कि शोभा यात्रा में लोग प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। मंदिर सुंदर सजा था। तो अब ये किसका, किन लाइंस का मतलब था जो हमारे पाठ में थी। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां लगाई गई थी और कोस कोस कर उन पर रंग बिरंगे फूल सजा दिए गए थे। तो बहुत अच्छे से मंदिर को सजाया गया था। तो ऐसे वर्णन किया था। तो उसका क्या मतलब था कि मंदिर जो था वो सुंदर सजा हुआ था। ऐसा लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो ये किसने बोला था? वैसे वल्लरी ने बोला था। वल्लरी ने चाउतन से कहा, चाउतान भाई, लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। तो इन इन पंक्तियों से हमें लगता है कि इसका मतलब ये था। त्योहारों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। होली के दूसरे दिन लोग एक दूसरे से मिलने जाते हैं। तो कि उनके यहाँ पे अभी ये त्योहार की बात हो रही थी, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कि त्योहार में लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चलिए, भाषा की बात। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी लेखन पुस्तिका में वाक्यों को पुनः लिखिए। क्या कह रहे हैं कि नीचे कुछ ये वाक्य दिए गए हैं, इसमें जो रेखांकित, जिन पे अंडरलाइन हो रहा है, उन शब्दों के समानार्थी शब्द, यानी कि उनसे दूसरा शब्द इस्तेमाल करना है जिसका मतलब यही होता हो, और उस वाक्य को हमें फिर से लिखना है। जैसे कि पहला है, एक दिन वल्लरी को उसके मित्र चाउतन ने अपने घर बुलाया। तो मित्र, मित्र को और क्या कहते हैं? हम दोस्त कह सकते हैं। और घर को क्या कह सकते हैं? आइलैंड, निवास, गृह, ये सब कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है? इनकी जगह इनके समानार्थी शब्द को इस्तेमाल करके वाक्य को पुनः फिर से लिखना है। तो एक दिन वल्लरी को उसके दोस्त चाउतान ने अपने निवास पर बुलाया। निवास भी घर होता है और दोस्त होता है मित्र। हमारे गांव के लोगों ने नदी के किनारे एक मंदिर बनाया है। तो हमें जितने भी अंडरलाइन वाले वर्ड्स हैं उनकी जगह उनके समानार्थी शब्द ढूंढ के लिखने हैं, सोच के लिखने हैं। हमारे गांव को क्या हो गया? ग्राम। ग्राम के लोगों ने सरिता नदी को क्या कहते हैं? सरिता भी कहते हैं। सरिता के तट पर एक मंदिर बनाया है। किनारा होता है तट। बीच बीच में पेड़ों की हरी भरी टहनियां सजाई गई हैं। यहाँ पे है पेड़ और टहनियां। तो क्या आ जाएगा? बीच बीच में वृक्षों की हरी भरी शाखाएं सजाई गई हैं। टहनियां होती हैं शाखाएं और पेड़ हो गए वृक्ष। आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है। त्योहार को और क्या कह सकते हैं? पर्व। आज हमारे यहाँ सांकेन का पर्व है। चलिए, अगला प्रश्न। दिए गए उदाहरण को समझकर वाक्यों को पूरा कीजिए। नीचे हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उसको देख के हमें आगे के वाक्य को पूरा करना है। जहां देखो हरियाली ही हरियाली और फूल ही फूल। देख रहे हैं आप कैसा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है कि फूल ही फूल, हरियाली ही हरियाली। तो इसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके हमें नीचे के वाक्यों को पूरा करना है। मैं समुद्र के किनारे गई, जहां देखो पानी ही पानी। मेरा गांव केरल में है, जहां देखो नारियल के पेड़ ही पेड़। मुंबई में जिधर देखो भीड़ ही भीड़। मुंबई में बहुत भीड़ रहती है। डैश की दुकान में जहां देखो डैश। अब इसमें आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में जहां देखो मिठाई ही मिठाई। चलिए, रेखांकित शब्दों के वचन बदल कर पूरा कीजिए। अब हमको क्या करना है? वचन बदलने, मतलब एक तो अनेक। तो पहला है हमारा, शोभा यात्रा में बड़ी मूर्ति की पालकी सबसे पीछे थी और छोटी मूर्तियों की
पालकियां आगे थी। पालकी हो गया एक वचन और उसका बहुवचन हो गया पालकियां आगे थी। बांस की खपच्चियां उधर रखी हैं, एक डैश मुझे दे दीजिए। अब यहाँ पे हमें अनेक वचन हमें दे रखा है और हमें एक वचन में लिखना है, बहुवचन हमें दिया हुआ है। तो खपच्चियां और एक हो जाएगा खपच्ची, एक खपच्ची मुझे दे दीजिए। गंगा एक पवित्र नदी है, भारत में अनेक पवित्र नदियां हैं। मेरे जन्मदिन पर कई प्रकार की मिठाइयां थी, लेकिन मुझे रसगुल्ले की मिठाई सबसे अच्छी लगती है। सारी बाल्टियां पानी से भर गई हैं, केवल एक बाल्टी बची है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी की बात ज्यों की त्यों लिखी जाती है तब एक चिन्ह लगाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह होता है इन्वर्टेड कोमा, जो ऊपर एक बार ऐसे लगाया जाए और एक ऐसे लगाते हैं। ठीक है, ये हमने विराम चिन्ह में भी पढ़ा होगा, ये एक तरीके का विराम चिन्ह होता है उद्धरण चिन्ह। तो जब हम किसी की बात को जैसा का तैसा बता देते हैं कि उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा कहा, तो तब हम उस बात को उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कोमा में लगाते हैं। जैसे कि चाउतान बोला, तो अब हम चाउतान की बात बता रहे हैं तो हम उसके आगे पहले कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमा पहले लगाएंगे। आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है और फिर उसको बंद कर देंगे जहां तक वो बात पूरी हो रही होगी। पाठ में आए ऐसे 4 वाक्य खोजकर लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब ऐसे आपको क्या करना है, पाठ में से 4 वाक्य और ढूंढने हैं जो ऐसे उद्धरण चिन्ह में हो, यानी कि किसी की बात को ऐसे बताया गया हो कि वल्लरी ने ऐसा बोला, चाउतान ने ऐसा बोला। तो हम उनको 4 वाक्य को ढूंढेंगे और इसमें लिखेंगे। वल्लरी ने चाउतान से पूछा, तो वल्लरी ने पूछा तो इसलिए हम उसकी बात को एज इट इज लिख देंगे। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं। अगला, क्या हम लोग भी शोभा यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं, वल्लरी ने पिताजी से पूछा। तो वल्लरी ने पूछा था तो ये उनकी बात को इन्वर्टेड कोमा यानी उद्धरण चिन्ह में हमने लिख दिया। वल्लरी ने चाउतन से कहा, चाउतन भाई लगता है कि लोग होली का त्योहार मना रहे हैं। और अगला है हमारा, चाउतन बोला, तुम्हें मालूम नहीं, आज हमारे यहाँ सांकेन का त्योहार है, आज से हमारा नया वर्ष आरंभ होता है। तो ये हमारे 4 ऐसे वाक्य हैं पाठ से जो जिनमें उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब आपको क्या करना है कि ये वाले चारों वाक्य आपको अपने पाठ में ढूंढने हैं और अंडरलाइन करने हैं, और इनके अलावा जो और आपको मिलते हैं आपको उनको भी अपनी नोटबुक में नोट करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, इन्हें हिंदी वर्णमाला के क्रम में लिखिए। जैसे कलम, खरगोश और गगन। हिंदी वर्णमाला जैसे कि यहाँ पे हमारी दी गई है तो हमें उसके अकॉर्डिंग इन शब्दों को लगाना है। जैसे कि जो वर्ण पहले आता हो उसका शब्द पहले लिखा जाएगा और जो बाद में आएगा उसका बाद में। जैसे कलम, खरगोश और गगन, तो इसमें क पहले आता है तो कलम पहले आया, ख उसके बाद आएगा और ग उसके बाद आएगा। तो ऐसे ही हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं पाठ में से जिन्हें हमें वर्णमाला के क्रम में लिखना है। तो हमें सबका पहला वाला वर्ण देखेंगे और जो पहले आता होगा वर्णमाला में उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारे पास है यहाँ पे करेला से क, समय से स, मठ से म, त, न, ज, व और म। तो हमें इन सारे शब्दों को देखना है और इनको हिंदी वर्णमाला के अकॉर्डिंग लिखना है। तो सबसे पहले तो करेला ही आ जाएगा क्योंकि क से ही शुरू होती है हमारी वर्णमाला, तो आ गया करेला। तो ये वाला हो गया। अब इसके बाद कौन सा हमारा लेटर आता है जिससे हमारा अगला शब्द बनेगा, तो अगला हमारा बनेगा ज। तो इसके बाद हमारा आता है वर्णमाला में ज, तो उससे हमारा बन गया जल। अब उसके बाद हमारा आता है त, तो त से हमारा हो गया तट। नेक्स्ट कौन सा होगा, नेक्स्ट हमारा देखो न, न आता है हमारी वर्णमाला में और न से पहले कोई सा भी थ, द और ध से तो कोई भी वर्ड नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे आ गया नमकीन। तो न के बाद हमारा प से कोई शब्द है नहीं है, फिर फ, ब, भ, म से है। तो म से देखो 2 शब्द है, मठ और मटका। अब हमें ये नहीं पता कि भाई मठ पहले आएगा कि मटका पहले आएगा क्योंकि दोनों ही म से शुरू होते हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो हम उसका दूसरा वाला वर्ण देखेंगे और जो वो उसमें पहले आता होगा वो शब्द पहले आ जाएगा। जैसे इसमें है ठ और ट, तो अब हमें देखना है कि ठ पहले आता है कि ट। तो ये रहा, ट पहले है और ठ बाद में है, तो यानी कि ट वाला मठ का शब्द पहले आ जाएगा और उसके बाद मठ आ जाएगा। ठीक है, नमकीन भी हमारा हो चुका है। अब
उसके बाद हमारा आ गया म के बाद य र ल व वाला है, तो व वाला हमारा वन हो गया। ठीक है, व के बाद अब हमारा स ही बचा है और लास्ट में आ जाएगा हमारा समय। तो ये हमने लगा दिए वर्णमाला के क्रम में शब्द। चलिए पाठ से आगे, आपके घर में त्योहारों के लिए कौन कौन सी तैयारियां की जाती हैं? हमारे घर में त्योहारों के लिए घर की सफाई की जाती है, नए कपड़े खरीदे जाते हैं, मिठाइयाँ और पकवान बनाए जाते हैं, घर को सजाया जाता है और रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। तो ये सारी तैयारियां हमारी त्योहारों पे की जाती हैं। आपके घर पर त्योहारों के समय कौन कौन क्या क्या काम करता है, सूची बनाइए। अभी आपको खुद बनानी होगी कि आपके घर में जब त्योहार आता है तो आप कौन कौन क्या क्या काम करता है, उसकी आपको एक सूची बनानी है। तो क्या सूची बन सकती है कि माँ क्या करती होंगी? माँ खाना और मिठाई बनाना, पिताजी बाजार से सामान लाना और सजावट करना, दादी पूजा की तैयारी करना, मैं और भाई बहन घर सजाने में मदद करना। आपके घर में इसके अलावा और भी काम होते हैं और कोई और करता हो तो आप उसको भी लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, हमारे देश में लोग अनेक प्रकार से अभिवादन करते हैं। उदाहरण के लिए नमस्ते बोलकर, कि जब आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलते हैं? नमस्ते, हेलो, ये सब। आपके राज्य में क्या बोलकर अभिवादन किया जाता है? एक सूची बनाइए कि आपके राज्य में अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं। तो हमें उसकी सूची बनानी है। सबसे पहले दिल्ली, दिल्ली में हम क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? नमस्कार, नमस्ते, हेलो, ये सब। उत्तर प्रदेश या बिहार में से हैं अगर आप तो क्या बोल सकते हैं? राम राम, प्रणाम। पंजाब से सत श्री अकाल, तमिलनाडु से वणक्कम, पश्चिम बंगाल नमस्कार, और गुजरात से हैं तो जय श्री कृष्ण या केम छो। तो ये सब तरीके से अगर आप किसी और भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो आप वो शब्द भी लिख सकते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सोचिए और लिखिए। इस पाठ में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और क्यों? मुझे इस पाठ में सांगेन की शोभा यात्रा और मंदिर की सजावट सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इससे मुझे अरुणाचल प्रदेश की अनोखी संस्कृति के बारे में पता चला। हमें ये पता चलता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, उसमें क्या होता है, शोभा यात्रा निकलती है, मंदिर की सजावट होती है और वो क्यों मनाया जाता है। और यह भी अच्छा लगा कि सांगेन और हमारी होली में कितनी समानताएं हैं, कि सांगेन उस तरीके से मनाया जाता है जैसे हमारे यहाँ पे होली मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए उदाहरण को देखकर आगे की कड़ी बनाइए। क्या एग्जाम्पल दिया हुआ हमारे यहाँ पे? गेहूं, तो गेहूं से क्या बनता है हमारा? आटा, और आटे से क्या बन गई हमारी? रोटी या पूरी। तो इस तरीके की कड़ी हमें बनानी है। एक और उदाहरण है यहाँ पे, गेहूं, गेहूं से बना दलिया और दलिये से बनता है हलवा। तो इस तरीके की कड़ी हमें नीचे के चीजों को इस्तेमाल करके बनानी है। तो सबसे पहले हमारा दूध, तो दूध से क्या बनती है हमारी? दही, दही से क्या निकलता है हमारा? मक्खन, और मक्खन से घी। अगला हमारा गन्ना, गन्ने का निकला रस, रस से बनती है गुड़िया चीनी, और गुड़िया चीनी से हमारी बन गई मिठाई। अगला है हमारा चना, तो चने का क्या बनता है? चने की दाल को अगर हम पीस दें तो क्या बनेगा? बेसन, बेसन से या तो पकोड़े बनाए जा सकते हैं या बेसन के लड्डू बन सकते हैं। चावल, चावल से बनेगा चावल का आटा, उससे आप इडली बना सकते हैं या डोसा बना सकते हैं या पुलाव भी बना सकते हैं, वेजिटेबल पुलाव। चलिए अगला है हमारा भाषा की बात का तीसरा प्रश्न, अपने मित्र को सांगेन के बारे में पूरे दिन का आंखों देखा वर्णन अपनी लेखन पुस्तिका में लिखकर बताइए। आपकी सहायता के लिए कुछ मुख्य संकेत बिंदु नीचे दिए गए हैं। आपको अपने मित्र को बताना है कि सांगेन में आपने क्या क्या देखा, उसका वर्णन आपको लिख कर बताना है। और उसके आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप इनके अलावा इन शब्दों के अतिरिक्त अन्य शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। ये शब्द आपकी अपनी भाषा के भी हो सकते हैं। तो ये शब्द हमें अपनी हेल्प के लिए दिए गए हैं, हमें या तो हम इनमें से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने खुद के भी कुछ शब्द को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सांकेन का वर्णन करने में। तो आप उसको कैसे लिखकर बताएंगे? तो चलिए हम देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। आज मैं अपने मित्र चाउतान के घर सांकेन का त्योहार देखने गई। सबसे पहले उनके परिवार ने हमारा स्वागत किया और स्वादिष्ट पकवान खिलाए। फिर हमने एक शोभा यात्रा देखी जिसमें लोग भगवान बुद्ध की मूर्तियां पालकी में लेकर मंदिर जा रहे थे। मंदिर बांस और फूलों से बहुत सुंदर सजा था।
वहां बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्र पढ़कर मूर्तियों की पूजा की। इसके बाद सब लोग एक दूसरे पर पानी डालकर खुशियां मनाने लगे। यह दिन मेरे लिए बहुत यादगार रहा। तो हमने क्या किया, उधर पीछे जो शब्द दिए गए थे उनका इस्तेमाल करके हमने पूरा वर्णन किया। चलिए, मेरी कलाकारी, अब आपको कलाकारी करनी है। यहाँ कुछ प्राणियों के चित्र दिए गए हैं जिन्हें सूखे पत्तों से बनाया गया है। इन प्राणियों को पहचानिए और पत्तों से किसी भी प्राणी की आकृति बनाकर नीचे दिए गए स्थान पर चिपकाइए। नीचे देखिए, पत्तों की मदद से कुछ प्राणियों की तस्वीर पिक्चर बनाई गई है और हमें इनको पहचानना है और उनका नाम लिखना है। और यहाँ पे खाली जगह में अपनी मनपसंद का कोई भी प्राणी बनाकर उसका नाम लिखना है और उनको पत्तों से आकृति से बनाना है। तो सबसे पहला हमारा क्या है, ये मोर, ये क्या है हमारा कछुआ, और ये क्या है हमारा हाथी। ये तो आप पहचान ही सकते होंगे। तो चलिए, अब हमें क्या करना है, अपनी मनपसंद से मछली बना सकते हैं आप। और क्या बना सकते हैं, क्या ये तितली। पत्तों की मदद से आपको कोई भी अपने मनपसंद प्राणी की आकृति बनानी है। और क्या बना सकते हैं, खरगोश और हिरन, बतख, ये क्या है केकड़ा। चलिए, पुस्तकालय से नीचे दिए गए बिंदुओं के आधार पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में शिक्षकों और पुस्तकालय की सहायता से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाइए। ये हमारा इंडिया का मैप है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश किधर है, देखो ये जो रेड रेड हो रहा है एरिया, सबसे पूर्व में, उत्तर पूर्वी में सबसे पूर्व का जो हमारा राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। और यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिसकी जानकारी हमको अपने शिक्षकों से, टीचर से या लाइब्रेरी से इकट्ठी करनी है। चलिए इकट्ठी करते हैं फिर। तो सबसे पहले हमसे राजधानी पूछी गई है। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही अरुणाचल प्रदेश है और इसकी राजधानी है हमारी ईटानगर। हमें बताना है अब इसके पड़ोसी राज्य है। तो आप देखो, ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश रेड कलर का, और इसके पड़ोस में कौन सा है, एक ये वाला राज्य है और एक ये वाला राज्य है। तो ये कौन कौन से राज्य है यहाँ पे, असम और नागालैंड। ये वाला जो है ये बड़ा सा राज्य है, ये असम है, और जो ये वाला है ये नागालैंड है। इससे यहाँ की भाषा कौन सी है, या तो हिंदी है या अंग्रेजी इस्तेमाल की जाती है, और यहाँ की लोकल लैंग्वेज भी यहाँ पे यूज होती है। मुख्य फसल कौन सी होती है यहाँ पे, धान या फिर मक्का। और त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है लोसार, सोलुंग और जो हमने पढ़ा सांगे। नृत्य यहाँ का फेमस है पोनुंग। और परिधान यानी कि कपड़े को कैसे पहने जाते हैं, रंग बिरंगे पारंपरिक कपड़े या फिर और शॉल के साथ। तो चलिए देखते हैं कि पोनुंग नृत्य कैसा होता है। जैसा कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं, ये पोनुंग नृत्य है और ये हमारा पारंपरिक परिधान की इस तरीके के वहाँ के लोगों के कपड़े होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही मज़ेदार और आसान वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल द लर्निंग कर्व को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए और रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।